Hello everyone, welcome back to our channel Prep Valley. सो प्रेप वैली के 45 डेज हार्ट चैलेंज सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर डू मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो कौन सी अवस्था में मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा होता है। तो फ्लूइड में या गैस में या फिर प्लाज्मा में या फिर सॉलिड में। तो इसका आंसर होगा सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेरीकल्चर जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? फिश फार्मिंग से है, सिल्क फार्मिंग से है, बर्ड फार्मिंग से है या बी फार्मिंग से है? तो ये सिल्क फार्मिंग से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार। तो साइंटिस्ट के द्वारा अब तक जो है कितने स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटरमाइन किया गया है। ठीक है, तो कितने स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटरमाइन किया गया है? 2, 5, 4 या 3? तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये 5 कौन कौन से हैं? तो सॉलिड है, फ्लूइड है, गैस है, प्लाज्मा है और एक है बोस इंस्टेन कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 को अभी तक ही डिटरमाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो एनिमल बिहेवियर की बायोलॉजिकल स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मतलब उसके लिए किस टर्म यूज़ किया जाता है? तो वो इटियोलॉजी होता है, इथनोलॉजी होता है, इंटोमोलॉजी होता है या फिर इथोलॉजी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथोलॉजी, यानी आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें जो दिया गया है वो ट्रू होगा? तो दे मूव रैंडमली, देर आर लार्ज गैप्स बिटवीन देम, दे आर कन्फिगर्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें से क्या है? वे अनियमित रूप से गति करते हैं, उनके बीच बड़े अंतर होते हैं, वे व्यवस्थित रूप में विन्यस्त होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। ठीक है, तो इसमें जो है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो इसमें स्टेटमेंट सही होगा आंसर सी। ठीक है, दे आर कन्फिगर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के कल्टिवेशन को क्या कहते हैं हम लोग? सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, एपीकल्चर या हॉर्टिकल्चर? तो इसे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, क्रॉप्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स के जो भी कल्टिवेशन होते हैं इनको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। डिफ्यूजन अकर्स इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी इन द। तो डिफ्यूजन एक्सट्रीम इंटेंसिटी के साथ अकर्स होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड्स में होता है, गैसेस में होता है या फिर प्लाज्मा में होता है? तो ये गैसेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। तो सेल्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सी से सेल, सी से साइटोलॉजी। इफ अमोनिया इज अ गैस देन कैम्फर इज। अगर अमोनिया गैस है तो कैम्फर क्या है? गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर सेमी सॉलिड है? तो ये क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैम्फर सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड है, बट कैम्फर की हम लोग टेंडेंसी जानते हैं कि वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं बल्कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। द मिक्सचर कैन बी इन अ नेचर। तो मिक्सचर कौन से नेचर का होता है? होमोजेनस नेचर का होता है, हेट्रोजेनस नेचर का होता है
या फिर बोथ है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, या फिर प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मिक्सचर जो है बोथ होता है, होमोजेनस भी होता है और हेट्रोजेनस भी होता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, शायद ये रिपीट हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो इज़ अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस इन ऑप्शन में से कौन सा है? शुगर सोल्यूशन है, मीथेन है, मिल्क है, या फिर एयर है। तो प्योर सब्सटेंस इनमें से मीथेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इनमें से कौन सा हेट्रोजेनस मिक्सचर है? ब्रास है, शुगर सोल्यूशन इन वाटर है, एयर है, या फिर मिल्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीज़न एंड वेरिएशन इज़ नोन एज। तो फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीज़न और वेरिएशन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, सॉरी फिजियोलॉजी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, या फिर एवोल्यूशन कहते हैं। तो इसको हम लोग इम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग में से जो अलग होगा, ठीक है, जो जिनमें सिमिलैरिटीज़ नहीं होगी तो उसको एलिमिनेट करना है। विंड है, एलवाई है, मिल्क है और वाटर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें से हम एलिमिनेट करना, तो इसमें से हम वाटर को एलिमिनेट करेंगे, इसमें से हम वाटर को एलिमिनेट करेंगे। What is the branch of biology related to the classification of organism? तो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, हम लोग इसको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं, या फिर नोथोलॉजी कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, या फिर लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो इसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और टैक्सोनॉमी का भी होता है वर्गीकी, यानी किसी चीज़ को वर्गीकरण करना। ठीक है, उसका वर्गीकरण करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑर्डिनरी सब्सटेंसेस डज नॉट इंक्लूड। तो फिजिकल ऑर्डिनरी सब्सटेंसेस का जो फिजिकल स्टेट है तो वो किसे इंक्लूड नहीं करता है? कोलाइड को, गैसेस को, लिक्विड को, या फिर सॉलिड को। तो ऑर्डिनरी सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है वो कोलाइड को इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि ऑर्डिनरी सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, प्लाज्मा, ये सब पढ़ते हैं, उसमें कोलाइड नहीं आता है। टैक्सोनॉमी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू, अभी हम लोग देखे थे कि टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड होता है? बायोडाइवर्सिटी से, टैक्स स्ट्रक्चर से, अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी से, या फिर स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से। तो ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होता है, मतलब जैव विविधता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स। तो सॉइल के जो लिविंग थिंग्स पर इफ़ेक्ट होते हैं, तो सॉइल साइंस का कौन सा ब्रांच जो है वो इस चीज़ को स्टडी करता है? ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एंड्रोलॉजी दिया गया है, एडोफोलॉजी दिया गया है, एग्रोबायोलॉजी और डिस्मोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एडोफोलॉजी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन है। जूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। जूलॉजी किसका स्टडी? एनर्जी का, फ्रूट का, वायरसेस का, या फिर एनिमल्स का। तो जूलॉजी एनिमल्स का स्टडी है। न्यूटन इज़ द यूनिट टू मेज़र। तो न्यूटन इज़ द यूनिट टू मेज़र, यानी न्यूटन किसका मात्रक है? ठीक है, पावर का है, फोर्स का है, प्रेशर का है, या फिर रेजिस्टेंस का है। तो ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा भी गया है कि न्यूटन जो है वो किसका मात्रक है। तो न्यूटन हम सब जानते हैं फोर्स का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो तापमान की इकाई नहीं है? फ़ारेनहाइट है, पास्कल है,
सेल्सियस है या फिर केल्विन है। ये भी 2018 में पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में, तो इसमें पास्कल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट। तो ध्वनि तरंग की आवर्ती की एसआई इकाई का नाम किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था। तो कौन थे वो, वर्नर थे या फिर हेनरिच थे या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन थे या जेसी मैक्सवेल थे। तो इसमें हम लोग आसानी से इसको पहचान सकते हैं, हर्ट्ज यूनिट जो है वो साउंड में यूज़ किया जाता है, तो ये इनके ही नाम पे रखा गया है। और ये 2021 के आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी गया है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है, वाट है, किलोवाट है, किलोवाट आवर है या फिर जूल है। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यूनिट ऑफ वर्क नहीं, निम्नलिखित में से कौन कार्य की इकाई नहीं है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर या फिर जूल। तो यूनिट ऑफ वर्क का कौन सा नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये फोर्स का यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द यूनिट। तो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को किस इकाई से नापा जाता है, यानी मापा जाता है, वॉट से, पास्कल से, एम्पर से या फिर क्यूरी से। ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स इज। सो फोर्स का यूनिट क्या है, अभी हम लोगों ने पीछे में भी देखा था कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी वही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। व्हाट इज मेजर्ड इन जूल्स। तो जूल्स में क्या मापा जाता है, एनर्जी को मापा जाता है, वेलोसिटी को मापा जाता है, फोर्स को मापा जाता है या फिर पावर को मापा जाता है। तो जूल में एनर्जी को मापा जाता है, और ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। तो हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है, वाट पर सिड्रेडियन का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का है या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का है। तो ये मैग्नेट परमिएबिलिटी का मात्रक है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ द एसआई यूनिट एज कैंडेला। ठीक है, कैंडेला एसआई यूनिट किसका है, इम्पल्स का है, वेलोसिटी का है, फोर्स का है या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है। तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब कल के वीडियो में। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करें।